ग्रेविटी 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 जिसे हम हर पल हर वक्त महसूस करते हैं। ग्रेविटी सभी वस्तुओं में गैलेक्सी, क्लस्टर, स्टार, प्लैनेट, ब्लैक होल या किसी प्रकार की दूरी हो मास वाली ऑब्जेक्ट पर काम करती है। कोई भी वस्तु ऊपर फेंकने में वह हवा में नहीं तैरती, बल्कि ग्रेविटी के कारण वह नीचे आ जाती है। फिजिसिस्ट के लिए पुरानी या मुश्किल कड़ी है। गुरुत्वाकर्षण एक फोर्स है जो सभी प्रकार की वस्तुओं में कार्य करती है। कहीं ऐसा तो नहीं जिसे हम ग्रेविटी समझते हैं वह कोई दूसरी फोर्स हो। क्या हम जो भार सितारों, जीवित इंसानों या भार वाली वस्तुओं में महसूस करते हैं, क्या वाकई में भार होता है? सितारों का ग्रेविटेशन खिंचाव प्लैनेट को आकाश में भटकने या उड़ने से बचाए रखता है। प्लैनेट को स्थिर ऑर्बिट और ग्रह में उपस्थित ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनली जमीन से जुड़े रहते हैं। देखने में तो सारी घटनाएं सच ही लग रही हैं। ग्रेविटी वही है जो सच में नजर आती है। सच कहें तो ग्रेविटी वो नहीं जिसे हम जानते हैं। नजर आने वाली ग्रेविटी कहीं कोई दूसरी फोर्स तो नहीं। दोस्तों, ग्रेविटी से रिलेटेड इस वीडियो को मैंने हार्ड वर्क करके बनाया है। ग्रेविटी से रिलेटेड वीडियो के 2 पार्ट और भी आएंगे। मैंने इस वीडियो को पूरी कोशिश की है आप सभी को आसान से आसान तरीके से समझाने की। दोस्तों, ऐसे ही आप इस वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए कि ग्रेविटी क्या है। प्लीज़ आप सभी दोस्तों और भाइयों से रिक्वेस्ट है, आप सभी को वॉइस में कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। इसका कारण वॉइस फ़ोन से रिकॉर्ड करते हैं। मेरे पास किसी प्रकार का प्रोफेशनल माइक नहीं है जो आप सभी को डॉल्बी साउंड या स्टीरियो साउंड जैसा अनुभव दे पाऊँ। तो प्लीज़ सॉरी। इंडिया के महान खगोल शास्त्री आर्यभट्ट 476 से 550 ईसा पूर्व के महान मैथमेटिशियन थे और यूनान के तत्व वैज्ञानिक फिलोसफर अरस्तु 384 से 322 ईसा पूर्व में ग्रेविटी से जुड़े कुछ रोमांचक तथ्य दिए। कुछ दोस्त ईसा पूर्व और ईसवी जैसे शब्दों के बारे में नहीं जानते होंगे, तो आइए दोस्तों इन्हें भी जान लेते हैं कि क्या है। ग्रेगोरियन कैलेंडर से देखा जाए तो ईसा मसीह के जन्म के पहले वाले वर्षों को ईसा पूर्व से और जन्म के बाद वाले वर्षों को ईसवी से लिखते हैं या अंकित करते हैं, और इंग्लिश में ईसा पूर्व को बीसी से और ईसवी को एडी से अंकित करते हैं। दोस्तों, ईसा मसीह के जन्म के पहले आर्यभट्ट 476 से 550 ईसा पूर्व तक कार्यकाल में जीवित रहे। इसे समझने के लिए अरस्तु का जन्म 384 में हुआ और मृत्यु 322 ईसा पूर्व में हुई। इसका मतलब अरस्तु 62 साल तक जीवित रहे। इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि अरस्तु की जन्म और मृत्यु ईसा मसीह के जन्म के पहले ही हो गई थी। ग्रेगोरियन ईसा मसीह के जन्म के पहले वाले वर्षों को ईसा पूर्व से अंकित किया और जन्म के बाद वाले वर्षों को ईसवी से अंकित किया। ईसा मसीह क्या है? ईसा मसीह यीशु मसीह जीसस क्राइस्ट के नाम से परमपिता परमेश्वर के पुत्र, धर्म के प्रवर्तक, गॉड, भगवान माने जाते हैं। अब तो आप सभी दोस्तों को पता चल ही गया होगा कि ईसा पूर्व, ईसा मसीह, ईसवी क्या है। तो आइए दोस्तों अब ग्रेविटी के बारे में भी जान लेते हैं कि ग्रेविटी क्या है। हम अपने बचपन में छोटी उम्र में जब कोई खेल खेलने के लिए घर से बाहर निकलते थे और बैट से बॉल को हिट करने के बाद उम्मीद यही करते थे कि बॉल कुछ दूरी पर जाकर ज़मीन से ज़रूर टकराएगी, परंतु फिजिसिस्ट तो इससे कुछ अलग ही उम्मीद रखते हैं। वैज्ञानिक फंडामेंटल फोर्स को यूनिवर्स का टेक्निकल हिस्सा मानते हैं। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण जगह जगह के हिसाब से कम ज़्यादा होता है। अर्थ के जिस स्थान में द्रव्यमान ज़्यादा होगा, गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव अधिक होगा। इसलिए ऊंचाई के स्थान में जैसे माउंट एवरेस्ट है, गुरुत्वाकर्षण फोर्स 0.28% कम हो जाता है। पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फील्ड अधिक फैली होने के कारण किसी ऑब्जेक्ट को पृथ्वी से ग्रेविटेशनली फील्ड से निकलने के लिए 11.186 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल करना पड़ेगा, जिससे कि वह अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल पाएगी। नरगिस मवेलवाला पाकिस्तानी अमेरिकन एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं जिन्हें ग्रेविटेशनल वेव के लिए जाना जाता है। उनका मानना है कि यूनिवर्स में मौजूद सारे फंडामेंटल फोर्स हैं, तो हर मास वाली चीज़ को एक ही तरह से इंटरेक्ट करना चाहिए।
1667 में आइजैक न्यूटन ने गणितीय सूत्र दिया और बताया कि अधिक मास वाले ऑब्जेक्ट कम मास वाले ऑब्जेक्ट को अपनी ओर ग्रेविटेशनली खींचते हैं। जिन वस्तुओं का मास ज़्यादा होगा वह एक दूसरे के अधिक करीब होने पर ग्रेविटेशनली अट्रैक्शन भी उतना ही अधिक होगा। 200 साल बाद अल्बर्ट आइंस्टीन ने हमें बताया कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि स्पेस और टाइम आपस में फैब्रिक से जुड़े होते हैं। हम उसे स्पेस टाइम के नाम से जानते हैं। अगर स्पेस टाइम सच में मुड़ सकता है तो उसमें होने वाला डिस्टॉर्शन ही ग्रेविटी है। जब दो मास वाले ऑब्जेक्ट के बीच खिंचाव होता है तब वह स्पेस टाइम के अर्क में ट्रैवल करती हैं। आइंस्टीन ने हमें बताया कि मास ही स्पेस टाइम को डिसाइड करता है कि उसे किस तरह से मुड़ना है। फिर स्पेस टाइम के मूल तत्व मास से कहते हैं कि उसे कितना बढ़ना है और मास वाले ऑब्जेक्ट आगे बढ़ते हैं। इस तरह के बदलाव स्पेस टाइम के फैब्रिक में ग्रेविटेशनल रिपल्स बनती है। उन्हीं ग्रेविटेशनल वेव से स्पेस भर जाता है। इससे हम यह भी कह सकते हैं कि पत्थर के एक टुकड़े को जब तालाब में फेंकते हैं तो उसमें बनने वाली लहरें किनारों पर नहीं दिखेंगी, बट ब्रह्मांड में तो इससे बड़ी घटनाएं होती हैं। सुपरनोवा एक्सप्लोजन, विशाल तारों का फटना, ब्लैक होल का क्लैप कर जाना, यह तरंगें पृथ्वी तक बहुत छोटे लेवल में आती हैं। इन तरंगों को पता लगाने के लिए नरगिस मेवेलुला और माइकल एंड्रयू पार्कर तरंगों को डिटेक्ट करने के लिए लाइगो की सहायता ली। लाइगो इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, जिसका काम है गुरुत्वीय तरंगों को सीधे पता लगाना। लाइगो को 2002 में वाशिंगटन यूएसए लुइसियाना में स्थित किया, जो प्रोटॉन के चार्ज के 10,000वें हिस्से के बदलाव को डिटेक्ट कर सकता है। लाइगो से लेजर एल आकार में दो वैक्यूमों के बीच में डाला जाता है। हर आर्म की लंबाई 4 किलोमीटर है। लेजर बीम में एक एटम के चौड़ाई को 100 करोड़वें भाग जितनी बारीकी से हर आर्म की लंबाई माप सकते हैं। 2002 से 2010 तक किसी ग्रेविटेशनल वेव का पता नहीं चला। लाइगो से जुड़े हजारों साइंटिस्ट माइक और नरगिस अपग्रेडिंग पर काम करने लगे, जिससे कि लाइगो की सेंसिटिविटी 10% बढ़ जाने के बाद साइंटिस्ट उन सिग्नल का पता लगा पाए। इस बात से साइंटिस्ट कंफर्म नहीं है कि सिग्नल मिल ही जाएगा, बट एस्ट्रोनॉमर के नए ग्रुप को 2014 की मिली इन्फॉर्मेशन से बिग बैंग से पैदा हुई ग्रेविटेशनल वेव ढूंढ लिए। कुछ साइंटिस्टों ने इस बात पर किसी भी प्रकार का जवाब नहीं दिया। ग्रेविटी एक फंडामेंटल फोर्स नहीं है। जब न्यूटन का शिप जमीन में गिरा तो शायद किसी और कारण से नीचे खिंचा होगा। फिजिसिस्ट तो यही मानते हैं कि यूनिवर्स की हर एक चीज़, जहाँ तक एनर्जी की पल्स भी, जिसे हम फोर्स कहते हैं, वह भी पार्टिकल की बनी है। ग्रेविटी भी वैसी ही है। तो आइए दोस्तों, पार्टिकल फिजिसिस्ट ज्यूई बर्न और स्टीफन बार से मिलते हैं। ज्यूई बर्न अमेरिकन थ्योरेटिकल पार्टिकल फिजिसिस्ट हैं, जो कि कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। स्टीफन बार भी अमेरिकन भौतिकी वैज्ञानिक हैं, जो कि थ्योरेटिकल पार्टिकल फिजिक्स एंड कॉस्मोलॉजी में शोध करते हैं। बर्न ने थ्योरेटिकल पार्टिकल में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से पीएचडी की। इन वैज्ञानिकों का मानना है कि सब एटॉमिक लेवल में पार्टिकल जितना बड़ा कर दिया जाए और उसके क्वांटम मैकेनिक्स के नियमों से खेला जाए तो कैसा होगा। सब एटॉमिक पार्टिकल एक ऐसी थ्योरी है जिसे दो आंखों से नहीं देखा जा सकता बिना कोई सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। क्वांटम मैकेनिक्स के नियमों से जब इन्हें कोई नहीं दिखता तो अपने आप ब्लर या धुंधली हो जाती हैं, जैसे कि वह उस स्थान में हो ही ना। वास्तविकता तो यही है, संसार ब्रह्मांड सब पार्टिकल के ही बने हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल अचानक बाहर भी निकल सकता है तो अचानक गायब भी हो सकता है। अचानक दिखना, गायब होना ईश्वर की बनाई फंडामेंटल फोर्स को पार्टिकल ही ट्रांसमिट करते हैं। इस ब्रह्मांड की 4 फोर्सेज फंडामेंटल फोर्स को चलाती हैं: स्ट्रॉन्ग फोर्स, वीक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटी। चारों फंडामेंटल फोर्स में ग्रेविटी करोड़ गुना कमज़ोर होती है, जिसका आकलन लार्ज हाड्रोन कोलाइडर ने किया। ग्रेविटी पर रिसर्च आज भी हो रही है। देखा जाए, ग्रेविटी की वजह से ही तीनों फोर्सेज काम करते हैं। वही फोर्स इतनी कमज़ोर निकली क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का कैरियर प्रोटॉन होता है। इसी तरह ग्रेविटी भी कमज़ोर प्रोटॉन जैसी होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उन सभी चीज़ों में इफेक्ट डालेगी जैसे कि किसी ऑब्जेक्ट का खींचना या ढकेलना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज के कारण होता है। जिस तरह मजबूत फोर्स के पार्टिकल एक दूसरे से जुड़ते हैं
और एक एटॉमिक न्यूक्लियस बनते हैं। बिल्कुल इसके विपरीत वीक फोर्स के पार्टिकल एक रेडियो एक्टिव एटम के न्यूक्लियस को तोड़ देते हैं। वैसे ही ग्रेविटी भी पार्टिकल की वजह से काम करती है, जिसे किसी ने भी नहीं देखा। फिजिसिस्ट मैथमेटिक्स की भूल भुलैया में फंस कर रह जाते हैं, जिससे कि उनको कुछ खास नहीं मिलता। अब फिजिसिस्ट यह कैलकुलेशन करने की सोच रहे हैं कि ग्रेविटी कैसे काम करती है। ग्रेविटी हमारी सोच से अलग ही तरीके से काम करती है। शायद ऐसा भी हो सकता है जो चीज़ ब्रह्मांड को चला रही है, जैसे कि हम सभी मानते हैं, एक अपग्रेड टेक्नोलॉजी या नेचुरल पावर, जो कि हमारे शरीर के हर एक पार्टिकल के नेचुरल पावर का अंश है। इसलिए कुदरत नहीं चाहेगी कि ग्रेविटी जैसे पार्टिकल, हाइरा प्रॉब्लम, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, नेचुरल की सबसे रहस्यमयी पावर को हम जानें। जब भी हम नेचुरल की पावर को जानना चाहते हैं, उसके करीब पहुंचना चाहते हैं, तो अपने तौर तरीके या पहले जैसे काम करने के सिस्टम को बदल लेती है। शोधकर्ताओं के लिए एक चुनौती बन जाती है। इन रहस्यमय मिस्टीरियस पार्टिकल को समझने के लिए इंसान का ब्रेन काफ़ी नहीं है। दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, आगे की रिसर्च नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मेरी इस रिसर्च के लिए प्लीज़ एक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरे न्यूज़ चैनल के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर करना दोस्तों। बाय बाय बाय, गुड बाय दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो।